हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस या फिर हम सिविक्स भी जिसे कहते हैं उसका एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक बहुत ही फेमस कोट को कोट करना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मेयर लॉयर डॉक्यूमेंट, it is a vehicle of a life and its spirit always the spirit of the age। यानी कि सरल शब्दों के अंदर इस कोट को देखें तो ये कोट कहता है कि संविधान संविधान ना केवल वकीलों का दस्तावेज है, बल्कि ये एक जीवन का वाहन है जिसकी आत्मा युग की आत्मा है। तो चलिए अपने इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और पहला सवाल मन में यही आएगा कि पार्लियामेंट क्या है। तो अगर हम देखें तो पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जिसका काम है अपने देश के लिए कानून बनाना। यानी कि अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जो भारत के लिए कानून बनाती है। यानी कि ये जो कानून पार्लियामेंट के अंदर बनेगा इसका दायरा पूरे भारत के अंदर लगेगा। ठीक है जी। तो दूसरा सवाल आता है कि पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन क्या है। पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला लोअर हाउस, सेकेंड वन इज़ अपर हाउस एंड थर्ड वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम देखें तो जो लोअर हाउस है उसे हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट जिसे हम एमपीज कहते हैं, वो एमपी प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से लोगों के द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा उनका चयन किया जाता है। यानी कि वट एवर द एमपीज नाउ हैज़ बीन द सेलेक्टेड और द चूजन बाय द डायरेक्ट द सिटीजन ऑफ द स्टेट। यानी कि इनका जो चुनाव है इनको डायरेक्ट चुना जा रहा है। वहीं अगर हम राज्यसभा के अंदर बात करें तो राज्यसभा के अंदर जो भी एमपी चुन के आते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है और इनका चुनाव कर लिया जाता है। अब इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो वहीं अगर हम आर्टिकल या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो मल्टीपल्स ऑफ द पार्ट के अंदर तोड़े गए हैं। तो उसी मल्टीपल पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो पार्ट सेकंड जो है वो बात करता है कि राज्यसभा के अंदर एलोकेशन ऑफ द सीट्स कितनी होगी स्टेट्स की। तो उसके बिहाफ पर उनकी सीटों को दिया जाता है और वहाँ से हर एक स्टेट से कितने मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट राज्यसभा में आए में वो वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें तो अभी वर्तमान समय के अंदर देखें तो टोटल जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 250 है, लेकिन वर्तमान मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे पास टोटल हम 245 के अंदर करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये जो टोटल जो 245 लोग हैं इनका तो स्टेट से आ जाएगा। 245 में से भी 12 जो लोग हैं इन 12 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे और जो नॉमिनेट भी करेंगे उनको 4 ही फील्ड से कर सकते हैं। पहला लिटरेचर, दूसरा आर्ट, तीसरा साइंस और चौथा है सोशल सर्विसेज। यानी कि आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द फेमस ऑफ द क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, नाउ द हैड टू बी द नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा। तो उनको सोशल सर्विस के तहत उनको नॉमिनेट किया गया था और वो राज्यसभा के मेंबर बने थे। ये चीज़ हुई इसी राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे तो राज्यसभा को कहा जाता है कि ये एक ऐसी सभा है या एक ऐसी काउंसिल है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रहती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मेंबर हैं इन हर एक मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 साल के लिए रहेगा और प्रत्येक 2 साल के अंदर 1/3 ऑफ इट्स द मेंबर नाउ टू गो टू द रिटायरमेंट वो होंगे। और इसी कारण से इनकी ये कॉन्टिन्यूअस एक हाउस है, इसीलिए कभी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन वेयर एज वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द लोकसभा इज हैव इन अ टेम्परेरी नेचर्स। यानी कि इसका जो हर एक 5 साल के अंदर इसका चुनाव होता है, इसीलिए ये परमानेंट हाउस नहीं कहलाता है। यानी कि हर 5 साल के अंदर
चुनाव होंगे और इनके मेंबर दोबारा से री इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, और हर एक मेंबर का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 साल होता है और लोकसभा के मेंबर का टेन्योर होता है 5 साल। चलिए जी, अगर वहीं हम लोकसभा के टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अभी देखें हमारे वर्तमान के अंदर तो 550 है, लेकिन हम अभी वर्तमान में 545 ले रहे हैं। और इस 545 के अंदर जो हमारे पास इसमें भी 2 जो सीट हैं वो नॉमिनेट की जाती हैं, रिजर्व की गई हैं एंग्लो इंडियन, लेकिन थ्रू द 104 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो नॉमिनेशन दिया गया था इसको भी अब अबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि टोटल का टोटल अब जो 545 जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली क्या किए जाएंगे, इनको अब चुना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक की तो बातों को हमने समझ लिया। अब चीज़ों को ये भी देखना है कि हमने देखा कि पार्लियामेंट की जो कॉम्पोजिशन है, पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन अपर हाउस, लोअर हाउस यानी राज्यसभा, लोकसभा प्लस में प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो अब प्रेसिडेंट के थोड़े से फंक्शन को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक बिल है वो लोकसभा में या किसी भी आइदर ऑफ द हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया और आइदर ऑफ द हाउस से वो क्या हो, हर एक ईच एंड एवरी हाउस नाउ टू पास हो जाता है वो बिल, और वो बिल सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेबल पे पहुंचता है। किस लिए पहुंचता है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जब तक उसको अपना एसेंट नहीं देंगे, अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक वो बिल एक एक्ट कानून का रूप लगेगा ही नहीं। इसीलिए जो पार्लियामेंट की जो कॉम्पोजिशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। साथ साथ में एक वर्ड और भी समझ लेते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन की सर्विस को देते हैं। यानी कि बाई का मतलब है 2 और कैमरल का मतलब है हाउस या चैम्बर। तो ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर बाई कैमरल फैसिलिटी दी गई है। इसी को 2 चीज़ें और साथ में और समझते हैं कि आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो पार्लियामेंट के अंदर एक अपर चेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये नाम चेंज हो जाता है। लोकसभा के अंदर हम इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं हम स्पीकर, और राज्यसभा के अंदर अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वहाँ पर जो डी फैक्टो जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होते हैं इन द राज्यसभा के अंदर। लेकिन यहाँ जो स्पीकर होते हैं, इस स्पीकर का भी क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और मोस्टली इसका आप देखेंगे ये जो लेजिस्लेचर मोस्टली रूलिंग पार्टी से आते हैं, लेकिन इसका कोई ये एक सिर्फ एक कन्वेंशन है। देयर इज़ नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। तो इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं। अब बात ये है कि अगर स्पीकर और चेयरमैन को अगर दिया गया है तो कुछ तो इनका भी कुछ फंक्शन होगा। यस, ये क्या करते हैं, जब सेशन चलता है तो सेशन चलने के दौरान इनको मेंटेन करने पड़ते हैं, क्या डेकोरम को मेंटेन करना पड़ेगा, और वट एवर द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करवाना होता है। इसलिए यानी कि जो डिबेट है, जो पार्लियामेंट है वो स्मूथ अपना काम करें, ये अपना काम इसीलिए इनको दिया गया। यानी कि एक प्रकार से ये पार्लियामेंट के अंदर ये एक गार्जियन की तरह प्रोसीडिंग के गार्जियन होते हैं कि किस तरह डिस्कशन चलेगा, इनका काम होता है। चलिए अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू लेके चलते हैं और एक चीज़ को और समझते हैं। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक एक आता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी को ज़रा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखेंगे क्या, लेजिस्लेचर का मेन काम होता है कि वो लॉज को क्या करे, फॉर्मलाइज करता है। यानी कि वो लॉ बनाने के लिए ही बैठा हुआ है, वो लॉ बनाएगा, देश के लिए कानून बनाएगा या राज्य के लिए कानून बना देगा। दूसरा काम ये, अगर एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि जो भी लॉज संसद के अंदर या राज्य या स्टेट असेंबलीज के अंदर, विधान परिषद के अंदर जो बना है उसको ग्राउंड के ऊपर क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया। यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है सो उन लॉज को ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। छोटा सा एक और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि जब डिस्कशन किया जाता है इसी चैप्टर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि सर
अभी तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे तो एग्जीक्यूटिव कहला रहे थे, और यहाँ पर ये जब पार्लियामेंट में अंदर आए तो ये लेजिस्लेचर का काम करते हैं। यस, जब यही एमपीज जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं तो नाउ दे आर वर्किंग और एक्ट एज द लेजिस्लेचर। बट आप देखेंगे क्या कि लेजिस्लेशन जब ये सेशन चल रहा होता है तो पार्लियामेंट का पहला सेशन जो होता है, पहला आवर होता है, उसे हम कहते हैं क्वेश्चनिंग आवर। और इसके अंदर क्वेश्चनिंग आवर के अंदर क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन करता है लेजिस्लेचर से, कि एग्जीक्यूटिव ही क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चनिंग करता है। और इन सिंपल वर्ड में एग्जीक्यूटिव इज द अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, कि वो पूछता है सवाल को। तो ये बात समझ में आएगी कि हाँ भाई, यही एमपीज क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेचर भी हैं और एग्जीक्यूटिव भी हैं, ख़ास तौर कब, जब वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। और यही एमएलए अगर अपनी विधानसभा के अंदर अगर जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो वो एक्ट करते हैं लेजिस्लेचर की तरफ, और जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव की तरफ काम करते हैं। ये सिस्टम अगर हम देखें तो ये सिस्टम, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ना देयर इज़ नो द क्लियर सेपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वी फॉलो ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि सर हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे और वो दे वर द रूल ऑन इट फॉर द लॉन्ग ईयर्स, एंड दैट्स वाई द मोस्ट ऑफ आर द इंडियन द फ्रीडम फाइटर, they totally aware that कि how to the govern their the territory according to their system. That's why the constitution maker believe on that, and that is the suitable for the India. That's why we adopted British parliamentary system. Okay, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगली बात, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है कि जब पार्लियामेंट जब बैठता है तो उसके लेजिस्लेचर का फंक्शन करते हुए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है। दूसरा, जब पार्लियामेंट बैठती है तो लॉ मेकिंग का काम करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और चौथा है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि एंटायर ऑफ अ लेक्चर बेस है हमारे क्लास 8 की एनसीईआरटी के ऊपर, तो उसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो अगर हम एक देखें, जब पार्लियामेंट बैठती है तो जब वो लेजिस्लेशन का काम रखती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन को भी सुनिश्चित करना पड़ता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत सिंपल वर्ड है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप देखेंगे क्या कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो भी एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट हैं, वो ऑल सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी से, यानी कि हमारी इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, तो हमने क्या किया, हमने ये कोशिश की है कि अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने कैसा सिस्टम बनाया है कि डाइवर्स सिस्टम रहे। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डाइवर्स है। इसीलिए हमने इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए सभी पंथ के लोगों को हमने अपने पार्लियामेंट के अंदर सभी लोगों को कोशिश किया कि हर एक सेक्शन से सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दे रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि द कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यू को भी कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन के अंदर डिस्कस रखना ही रखना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन, यानी देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन ऑफ अ पावर, यानी कि पावर का सेपरेशन हो। यानी कि सेपरेशन का मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में उनके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि ताकि कोई किसी के कार्य के अंदर इंटरफेरेंस ना करें, दखल अंदाजी ना करें, कि ताकि सुनिश्चित बहुत स्मूथ से पार्लियामेंट्री फंक्शन काम करती रहे और किसी के एम्बिट में कोई जाए नहीं। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा बात करता है फेडरलिज्म की स्पिरिट को भी मेंटेन करना है, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को भी देखना है कि ऐसा कहीं ना हो कि कहीं स्टेट की वॉइस को सेंटर सुन नहीं रहा है। तो हमें फेडरलिज्म को भी फॉलो करना है। अगर हम पांचवा किया जाए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात चल रही है कि फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करना है, हमें इंश्योर करना है और एक वेलफेयर स्टेट भी बनाना है। तो वेलफेयर स्टेट के लिए हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी चीज़ हमें रखनी है। दूसरा पॉइंट आता है लॉ मेकिंग का।
अब ये जो लॉ मेकिंग है, देखिए लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, क्योंकि पार्लियामेंट बैठी है तो लॉ बनाएगी। तो इस लॉ बनाने के लिए पहले ये होता है कि एक बिल इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर वो बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस के अंदर, फिर वो पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ये चीज़ चला जाएगा। तो चलिए इसको हम बहुत एक अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सन 2008 के अंदर एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए 2010 के अंदर। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू इंट्रोड्यूस फॉर द राइट टू द एजुकेशन थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के सन 2002 में लाया गया, एक हाउस से वो ये बिल पास हो गया, लेकिन इस दूसरे हाउस से पास करने में उसको लग गए 6 साल। अब ये बिल इन दूसरे हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है सन 2008 के अंदर, और वो बिल नाउ फाइनली दोनों हाउस से पास हो जाता है। और वो पास होने के बाद 1 साल बाद पूर्ण रूप से जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको असेंट दे देते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है, गजट में नोटिफाई करने के बाद सन 2009 के अंदर ये डिस्कस किया जाता है। अब इसी के साथ थोड़ी चीज़ों को हम देख लें। आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू द लाइफ, और राइट टू द लाइफ का मतलब है कि लोगों के पास अपने जीवन को अच्छा करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक इंडिविजुअल को क्या करना है, हमें उसके पोटेंशियल को जानना है, ना कि उसके पोटेंशियल को हमें कम करना है, कि ताकि वो इंडिविजुअल ग्रोथ करे। और इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा कब, जब उसके पास एक अच्छी शिक्षा होगी। तो इसी को राइट टू द एजुकेशन को अंडर आर्टिकल 21 के तहत 21A में लगाया गया, यानी कि 21 के ही अंदर 21A डाला गया। और ये बात करता है कि इस आर्टिकल के तहत स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब है यहाँ पे सरकारें, नॉट द जो आप राज्य पढ़ रहे हैं, यहाँ जो सरकारें हैं, सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो भी बच्चे 6 साल और 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको इट इज़ ए मैंडेटरी कि उनको क्या किया जाए, उनको बेसिक कंपलसरी एजुकेशन तो प्रोवाइड ही कराई जाए। बेसिक एंड कंपलसरी एजुकेशन एज के बच्चों को इस शिक्षा दी जाए, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। इतनी कहानी समझ में। तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब एक प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह फ्रॉम द बिल टू द एक्ट होता है। कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई बिल जो बिल रिलेट ना हो मनी बिल से। अगर मनी बिल अगर है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, और ये ऑलवेज एंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो वो चीज़ को भी ये क्लियर हो गया। मान लीजिए कोई एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद मान लीजिए कि कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी आइदर ऑफ ए हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो जब ये बिल किसी भी हाउस में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हाउस के अंदर उसकी पहली रीडिंग की जाएगी। पहली रीडिंग होने के बाद इसको रिफ़र किया जाएगा सिलेक्टेड कमेटी के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के अंदर एक परमानेंट कमेटी होती है। अब ये स्टैंडिंग कमेटी उस बिल के ऊपर अपना सजेशन और रिकमेंडेशन दिया जाएगा। रिकमेंडेशन देने के बाद ये बिल दोबारा हाउस के अंदर आएगा, और उसके क्लॉज बाय क्लॉज को डिस्कस किया जाएगा, और अमेंड का रिक्वायरमेंट है तो अमेंड किया जाएगा, और उसको फिर वोट ले लिया जाएगा। फिर दोबारा से एंटायर उस बिल को ऊपर दोबारा से क्या किया जाएगा, एक वोट किया जाएगा, और वोट करने के बाद वो बिल वहाँ से अगर उस हाउस से पास हो जाएगा तो उसको दोबारा से दूसरे हाउस में पास किया जाएगा, और उस दूसरे हाउस में जब पास किया जाएगा तो सेम प्रोसीडिंग है, उसको उसी तरह रीडिंग किया जाएगा, फिर वहाँ से क्लॉज बाय क्लॉज करके उसको पास किया जाएगा, और वोट ऑफ द बिल किया जाएगा। और वोट जैसे हो जाएगा वहाँ से दूसरे हाउस से भी अगर वो बिल पास हो जा रहा है तो नाउ अब वो बिल पास होकर सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेबल पे पहुँचेगा। अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने हिज एंड हर नाउ अपना अगर वो एसेंट देते हैं, तो वो बिल जब गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर जब नोटिफाई किया जाएगा, तब जाके वो बिल क्या किया जाएगा, वो बिल ना होकर वो एक कानून एक्ट बन चुका है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरह एक बिल
कानून का कानून का कानून में बनता है, ये पूरा प्रोसेस है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो भी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर जो मल्टीपल डिस्कशन किए जाते हैं, इस मल्टीपल डिस्कशन को किस लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर शेड्यूल्स लैंग्वेज हैं, और शेड्यूल्स लैंग्वेज अभी में वर्तमान स्थिति के अंदर हमारे पास टोटल 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज है। उन टोटल के टोटल 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप अपना ये वीडियो आज इतना ही तक। आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट एंड सजेशन।